हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 20। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। सारा ने फिर से करण से वही सवाल करते हुए कहा, आपने मुझे बताया नहीं। करण ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो सारा बोली, अरे खड़ूस, आपने मुझे बताया नहीं क्या आप मुझे पसंद करती हो। अगर आप मुझे पटाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आइडिया दूंगी क्या क्या मेरे लिए आपको करना चाहिए। करण की भौहें तन गई और फिर वो बोला, तो क्या आइडिया दोगी बताओ। इधर एक रूम में आहान और एक लड़की दोनों एक दूसरे में मदहोश हुए पड़े थे और मदहोशी से एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। दरअसल हुआ ये कि जब आहान बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहा था तभी उसके पीछे से एक लड़की आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आहान ने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। आहान को सब धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसको उस लड़की में बिल्कुल सारा ही दिख रही थी। तभी उस लड़की ने बिना कोई वार्निंग के आहान को किस करना स्टार्ट कर देती है। आहान एकदम से हैरान रह गया, पर फिर उसे लगा कि ये सारा है, तो वो भी उसे किस करने लगा। उस लड़की ने आहान को देखकर और बोली, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आहान भी काफ़ी नशे में था। उसने भी प्यार से सारा को उस लड़की में उसे सारा दिख रही थी और देखते हुए कहा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा सारू। और फिर आहान उसको एक प्राइवेट रूम में ले गया और दोनों एक दूसरे में खो गए। इधर करण सारा से बोला, बताओ तो सही। सारा बोलना शुरू की, मेरी एक दोस्त थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको नए नए कपड़े देता था, उसे मार्केट ले जाता था, शॉपिंग कराता था, खिलाने ले जाता था, तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिलाता था। और पता है, वो दोनों साथ में कई जगह घूमने भी गए हैं। मुझे भी उन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो अगर आप ना मेरे लिए ये सब करोगे तो मैं बहुत जल्दी आपसे पट जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मुझे पटाना हो तो आप ये सब मेरे लिए कर सकती हो। फिर हो सकता है मैं आपसे प्यार भी करने लगूँ। सारा ये सब एकदम आसानी से बोल रही थी, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करण उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा, तो क्या अगर तुम्हारे लिए ये सब कोई और करेगा तो तुम उससे भी पट जाओगी। सारा ने बिना कुछ सोचे अपने सर को जल्दी से हाँ में हिला दी। उसके बाद करण की हाथ उसके कमर पर कस गई और उसने उसे फिर से रूडली किस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ और फिर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो तो आइंदा से ये सब सोचना भी मत कि तुम किसी और के साथ कभी भी जा सकती हो। आई बात समझ में। सारा ने बच्चों की तरह अपने सर को हाँ में हिला दी। उसे अभी जरा सा भी होश नहीं था वो क्या कर रही थी। उसके मन में जो आ रहा था वो बोल रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने हाथों से पेट को सहलाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी खाना है। करण ने उसको घूर कर देखा और बोला, तुम्हें भूख लगी है तो तुम मैगी खाओगी। मैगी नहीं खाना है, तुम कुछ और खाओगी, तुम जो तुम्हारे लिए हेल्दी होगा, समझी। सारा ने गुस्से से करण को घूर कर देखे और बोली, तुम ज़्यादा मत बोलो, अगर आप मुझे पटाना चाहते हो तो चुपचाप जाओ और मैगी लेकर आओ, अभी के अभी, समझे। करण ने भी उसको घूर कर देखा और फिर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे चला गया। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद सारा ने मैगी खाई और सारा करण को फिर से खूब सारा परेशान किया। कुछ देर बाद दोनों रूम में आ गए। रूम में आकर जैसे ही करण ने दरवाजे को लॉक किया, उसने देखा कि सारा अपने कपड़े उतार रही है, लेकिन उसे करण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उसके पास गया और बोला, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो सारा, क्योंकि अब मुझे गर्मी लग रही है। करण उसके पास बैठ गया और कपड़े उतारने में उसकी मदद करने लगा। कुछ देर बाद सारा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो गई थी। अभी तक करण ने भी डिनर कर लिया था। अब करण अपने आप को सारा को बिना कपड़ों के देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी अंदर सारा के साथ ब्लैंकेट में आ गया और उसने सारा को किस करना शुरू कर दिया। सारा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ देर करण ने उसको जगह जगह किस किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के कपड़े इधर उधर गिरे हुए थे और करण और सारा एक दूसरे के साथ मदोसी में डूबे हुए थे। कुछ देर बाद करण ने सारा के चेहरे को देखा जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था।
अब सारा नींद में जा चुकी थी। करण ने भी उसको अपनी बाहों में भरा और उसके फोरहेड पर किस किया। फिर दोनों एक साथ नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह करण की नींद खुली तो देखा कि उसके पास उसकी मलिका सो रही थी। सारा सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। करण ने उसके सर पर एक किस किया और फिर उसे याद आया कि सारा ने रात को उससे क्या क्या बोली थी। करण वो सब याद करते हुए जिम में चला गया और उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे जिससे वो बातें भी कर रहा था। आज रात को सारी तैयारी हो जानी चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अभय ओके बॉस। करण पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। कुछ देर बाद करण रूम की तरफ चला गया और शावर लेने लगा। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आया तो देखा कि सारा अभी तक जाग चुकी थी और बेड पर बैठी अपनी आंखों को मसल रही थी। करण वहीं से बाथरूम में उसके पास गया और उसके सर पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। सारा उसको घूर कर देखी तभी करण ने उससे बोला, कल जो तुमने किया है ना, उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें आने के बाद दूंगा बेबी। ये सुनकर सारा याद करने लगी कि कल उसने क्या किया था और अपने आप को इस हाल में देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि रात को तो दोनों के बीच क्या हुआ था। लेकिन अब सारा को इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सारा बाथरूम में चली गई और करण खड़े होकर उसको देखता रहा। फिर वो कुछ सोचने लगा और अचानक से उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो भी चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद करण सूट बूट पहनकर बाहर आया। वो उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ठीक उसी समय सारा भी बाथरूम से बाहर आई। उसने करण को देखी जो उसे ही देख रहा था और उसने कुछ नहीं कहा और फिर चेंजिंग रूम की तरफ वो भी जाने लगी। तभी करण ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, बेबी मुझे नज़रअंदाज मत करो। सारा करण के ऐसे बोलने पर अचानक डर गई थी। वो उसे इग्नोर ही तो कर रही थी, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि करण उसे इस तरह डांटेगा। करण के डांटने पर सारा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन करण इस समय काफ़ी गुस्से में था। उसने फिर से एक बार अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि जब मैं तुम्हारे सामने रहूं तो तुम्हारी नज़र बस मुझ पर ही होनी चाहिए। इतना बोलकर वो उसके ओठों पर रूडली किस करने लगा। सारा उसे दूर होने के लिए छटपटाने लगी। कुछ देर बाद करण उससे दूर हुआ और फिर रूम से बाहर चला गया। इधर सारा बेड पर बैठकर रोने लगी और खुद से बोली, राक्षस आदमी, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं गुस्सा किस लिए हूँ और मुझ पर ही गुस्सा उतार दिया, घोड़ा कहीं का। जब देखो मुझ पर ही ये इतना बोलकर वो फिर से अपने मन में करण को कोसते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उधर करण काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि सारा उसे इग्नोर करे। वो नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा और ब्रेकफास्ट करने लगा। मिस लिली ने जल्दी से उसकी प्लेट में उसकी नाश्ता रख दी। फिर करण ने मिस लिली को सारा के रूम में भेज दिया। मिस लिली भी सर झुकाकर वहाँ से चली गई। जब वो रूम में गई तो उन्होंने देखा कि सारा अपने कपड़े की जेब बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसने इस समय एक घुटनों तक का फ्रॉक पहन रखी थी जो कि पिंक कलर का था। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। वो 1 पीस का था। सारा काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और अपने जेब बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। इसलिए उसने गुस्से में उस ड्रेस को ही फाड़ देती है। जब मिस लिली ने देखी कि सारा ने फाड़ दी तो वो दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, क्या हुआ सारा मैडम? पर जब उन्होंने उसके चेहरे को देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि सारा का चेहरा रोने की वजह से एकदम लाल हो गया था। उन्होंने परेशानी से पूछा, क्या हुआ सारा बेबी, आप इतना रो क्यों रही हैं? सारा ने गुस्से में उस ड्रेस को पूरा फाड़ते हुए बोली, ये बेकार ड्रेस है, मैं इसे कब से पहनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी जेब ही बंद ही नहीं हो रही है। मिस लिली ने उसके चेहरे को ध्यान से देखी और उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, क्या करण बाबा ने आपको फिर से कुछ कहा? सारा ने उनको देखी और सारी बात बता दी और फिर बोली, वो सिर्फ मुझ पर हमेशा गुस्सा ही करता है और कुछ नहीं करता है। जब देखो तब सिर्फ गुस्सा ही करता है।
मैं कुछ करूँ या ना करूँ, वो दिन भर मुझसे गुस्सा ही रहता है, खड़ूस कहीं का। मिस लिली सारा की इस तरह बोलने से हैरान हो गई। फिर उन्होंने कहा, सारा बेबी, हमें अपनों से बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। किसी को ऐसे नहीं बोलते हैं ना। सारा ने मिस लिली की तरफ देखी और कुछ नहीं बोली। इधर करण कार में बैठकर किसी को कुछ बोल रहा था। उधर से एक आदमी अपने सामने महल जैसे घर को देखते हुए बोला, जी बॉस, मैं अपने काम को अंजाम देने पहुंच चुका हूं और जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही करूंगा। करण के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने बोला, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा कि तुम वही करो। मुझे किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं चाहिए, समझे। उधर से उस आदमी ने कहा, ओके बॉस, और फिर कॉल रख दिया। उस आदमी ने अपने सामने खड़ी एक औरत को देखा और फिर वो औरत उसका इशारा समझते हुए मेहता मैंसन के अंदर चली गई और वो आदमी वहाँ से अपने कार में बैठकर निकल गया। उधर अब ऑफिस में करण ने कॉल रखने के बाद फिर से एक बार अभय की तरफ देखा और बोला, आदर्श और सोम को सारी जानकारी दे दिया ना। अभय ने अपने सर को हाँ में हिलाया तो करण ने कहा, आज किसी भी कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए। ये सब बोलते हुए उसका चेहरा बहुत ही डार्क लग रहा था। अभय उसके केबिन से निकल गया। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। कुछ देर बाद करण अपने ऑफिस से मैंसन की तरफ निकल गया। मैंसन में पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट अपने रूम में गया तो देखा कि सारा बेड पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। वो उसके पास गया और उसके हाथों से बुक छीनकर पास में पड़े नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर सारा को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। सारा ने कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उसके गोद में बैठी रही। करण को पता था कि सारा उससे गुस्सा होगी, पर वो उसे अभी मनाने वाला नहीं था। उसने उससे पूछा, क्या तुमने डिनर किया? सारा ने अपने सर को ना में हिला देती है तो करण ने उसको बेड पर बैठाया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया, पर उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। फिर वो सारा को लेकर नीचे चला गया। दोनों ने साथ में डिनर किया, लेकिन करण ने सारा से कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला। फिर दोनों ऊपर रूम में आ गए। करण सारा को अपनी गोद में लेकर बैठा था। कुछ देर बाद ही सारा नींद में चली गई। करण ने उसको बेड पर अच्छे से सुला दिया और फिर अपने कपड़े चेंज करने चला गया। उसने एक ब्लैक टी शर्ट पहनी और नीचे ब्लैक जीन्स, ऊपर से उसने ब्लैक कलर का ही ओवरकोट भी पहना और फिर फेस पर मास्क लगाया और बालों को सेट करके एक बार फिर से सारा के पास आया और उसके सर पर किस करके रूम से बाहर चला गया। नीचे आते ही उसने ज़ोर से एक बार आवाज़ लगाई, मेरी बेबी सो रही है। ध्यान रही तुम लोगों के सांस लेने तक की भी आवाज़ उसके पास नहीं जानी चाहिए और उसकी नींद नहीं खराब होनी चाहिए, समझ गए? उसके बोलते ही सबने जल्दी से अपने सर को हिलाया और करण अपने मेंशन से बाहर चला गया। करण की कार फुल स्पीड में मेंशन से निकल गई। अंदर करण अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और पैसेंजर सीट पर अभय बैठा हुआ था। कुछ देर बाद करण की कार एक होटल के सामने आकर रुकी। वो होटल दिखने में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लग रहा था। वहाँ पर पहले से ही 2 गाड़ी खड़ी थी। करण की कार आने के तुरंत बाद सोम और आदर्श भी अपने अपने कार में से निकलकर बाहर आए और करण की कार के पास आकर खड़े हो गए। उन दोनों ने भी अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। करण भी अपने कार से पूरे शान के साथ बाहर आया और बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे ही अभय भी खड़ा हो गया। तीनों होटल के अंदर चले गए। उनके पीछे उनके खास बॉडीगार्ड भी थे। उनके अंदर जाते ही होटल का मैनेजर दौड़ते हुए उनके पास आया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये कौन है और क्यों आए थे, क्योंकि ये होटल सोम का ही था। उसने तीनों को सर झुकाकर ग्रीट किया तो सोम ने पूछा, वो कौन से रूम नंबर में है? मैनेजर ने सर झुकाकर बोला, 632। उसने बस इतना ही कहा और फिर वो तीनों उस रूम की तरफ चले गए। उसके पीछे पीछे मैनेजर भी चला। वो तीनों उस रूम के सामने जाकर खड़े हो गए। उस रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैनेजर ने मास्टर की लगाकर उस रूम को खोला और तीनों अंदर चले गए। अबे बाहर ही खड़ा था और मैनेजर भी बाहर ही खड़ा था। अंदर एक 50 की उम्र का आदमी 4 लड़कियों के साथ बेड पर था।
वो पूरे नेकेड थे। गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही वो सब एक साथ हड़बड़ा गए और उस आदमी ने बिना गेट की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है बे? किसको अपनी मौत का डर नहीं है? इतना बोलते ही उसके कानों में एक खतरनाक और खूंखार वाली आवाज़ गई, तेरा बाप साले। उसने पीछे पलटकर देखा तो ये सब बात करण ने ही कहा था। करण को देखते ही वो आदमी अपने आप को अच्छे से ढकने लगा और वो लड़कियां अपने अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनने लगी। उन लड़कियों के चेहरे पर आंसू थे। उनको देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। उस आदमी ने सामने देखते हुए कहा, तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पूछने पर आदर्श बहुत ही घमंड से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आने की वजह तुम्हें बताने की ज़रूरत है। उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, सिक्योरिटी गार्ड कौन है? इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो इनको। इस बार सोम ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी में भी इतनी हिम्मत है कि वो ब्लैक डेविल से पंगा ले सके। उस आदमी ने हैरानी से उन तीनों की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, ब्लैक डेविल मतलब तुम तीनों ब्लैक डेविल के मेंबर्स हैं? तभी करण ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अभय। उसके चिल्लाने से अभय जल्दी से अंदर आया और अपना सर झुकाकर बोला, यस बॉस। करण, इन लड़कियों को यहाँ से दूसरे रूम में शिफ्ट करो जल्दी। अभय, ओके बॉस। और फिर वो उन लड़कियों को लेकर दूसरे रूम में चला गया। हालांकि उसने उनको टच नहीं किया। कुछ फीमेल स्टाफ थी होटल की, जिन्होंने ही उन लड़कियों को सहारा दिया और दूसरे रूम में ले गई। उस आदमी की पैंट गीली हो गई थी अब। उस आदमी ने डरते हुए अपने सामने तीनों खतरनाक लोगों को देखा, जो वहीं पास के सोफे पर तीनों आराम से पसर कर बैठ गए। और वो आदमी जैसे ही भागने को हुआ, बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो आदमी अंदर ही अपने मौत को सामने खड़ा देख रहा था। उसने फिर से डर से हकलाते हुए कहा, क्या क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? करण ने उसकी तरफ अपनी खतरनाक आंखों से देखा और बोला, वो 75 लड़कियां कहाँ हैं जिनको तू कल बाहर भेजने वाला है? उस आदमी ने डर और हैरानी से करण की तरफ देखा और फिर बोला, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता तुम किन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। उसने जैसे ही ये बात कही, अचानक से उसके सर पर एक बोतल फूट गई, जो कि आदर्श ने ही फोड़ी थी, वहीं पास की शराब की बोतल उठाकर। इस बार सोम ने कहा, जानते हैं तुझे बहुत अच्छे से कि तू सुभाष रॉय का छोटा भाई विक्रम रॉय है, एक नंबर का अय्याश और लतखोर। वैसे तो तू अपने भाई का राइट हैंड है ना, पर अब अफसोस तू आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम तुझे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। विक्रम ने उन तीनों को देखा और फिर अचानक हंसने लगा और बोला, शायद तुम लोग मेरे भाई को जानते नहीं हो, तभी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर पा रहे हो। और अगर इतनी ही हिम्मत है तुम तीनों में, तो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? सारी दुनिया से छुपकर क्यों बैठे हो? उसकी बातों पर तीनों ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा और फिर अपना अपना मास्क हटा दिया। उन तीनों के चेहरे को देखते हुए हैरानी से विक्रम बोला, तुम तीनों करण राठौर, सोम कपूर और आदर्श शर्मा हो? आदर्श ने डेविड स्माइल के साथ बोला, क्यों तुझे हमें देखकर अच्छा नहीं लगा? विक्रम अभी भी हैरानी से देख रहा था और फिर उसने चीखते हुए कहा, तुम तीनों ही ब्लैक डेविल हो? इस बार करण ने उसकी बातों का जवाब दिया, डेविल तो सिर्फ एक ही है और वो है करण राठौर। तभी सोम ने अपने सर को सहलाते हुए बोला, अरे इसको निपटा के चलो, मैं बोर हो रहा हूँ, और अगर तुझे कुछ बताना है तो बता, नहीं तो हम अपना आगे का काम निपटाएं और चलता बने। विक्रम अभी भी कुछ बोलने के मूड में नहीं था। तभी सोम और आदर्श उठकर उसके पास आ गए और सोम ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है, जिसे वो अपने शरीर को ढककर बैठा था। ऐसे अचानक से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हट जाने के बाद वो चौंक कर अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगा। तभी सोम ने एकदम खतरनाक वॉइस में बोला, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, तभी तो तू मासूम लड़कियों के साथ अपनी गर्मी को शांत करता है। लगता है तेरे अंदर की गर्मी निकालनी पड़ेगी। उसके बाद तीनों अपने रूम से बाहर आकर रूम के बाहर आते ही करण ने ऑर्डर भरे आदेश में बोला, इसको यहाँ से गायब कर दो, और हाँ,
इसके भाई को इसकी डेड बॉडी पैक करके ज़रूर भेज देना और बोलना कि ये ब्लैक डेविल की तरफ से तोहफा है उसको। इसके बाद करण ने दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गया जहाँ पर वो लड़कियाँ डरी सहमी सी बैठी हुई थी। आदर्श और सोम भी उसके साथ उसी रूम में आ गए। करण ने उन लड़कियों को देखा और फिर बोला, क्या तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रही हो? उन लड़कियों में से एक ने डरते हुए बोली, नहीं, इसने हमें ब्लैकमेल किया था कि अगर हम उसके साथ नहीं सोए तो वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स को मार देगा, इसलिए हम मजबूरी में यहाँ आ गए। इतना बोलकर वो लोग फूट फूट कर रोने लगे। करण ने फिर से एक बार अभय की तरफ देखा और फिर बोला, इनको इनके घर पर सही सलामत पहुँचा दो और हाँ, उस रूम की सफाई करवा देना और जितना भी चीज़ है गायब कर दो। अभय ने फिर से अपने सर को हिलाया और मन में सोचा, इस खड़ू को और कोई काम नहीं है, जब देखो तो ये गायब करवा दो, वो गायब करवा दो, इसको गायब करवा दो, उसको गायब करवा दो। मुझे कभी कभी महसूस होता है जैसे मैं मिस्टर इंडिया ही हो गया हूँ, जो दिन भर कुछ ना कुछ गायब करने के लिए ही बना है। तभी करण ने फिर से एक बार गरजते हुए आवाज़ में कहा, अगर मुझे कोसना हो गया हो तो अपना काम करने जाओ। उसके बोलने पर अभय जल्दी से वहाँ से निकल गया। फिर करण ने आदर्श और सोम की तरफ देखा और बोला, और तुम दोनों आज रात तक वो लड़कियां अपने घर पहुंच जानी चाहिए और उसकी फैक्ट्री को भी राख में बदल देना, नहीं तो तुम दोनों कल का सूरज देखने लायक नहीं बचोगे, समझे? दोनों ने ओके बॉस कहा और करण रूम से बाहर जाने लगा। रूम से बाहर जाते समय रुककर उसने फिर से कहा, और कुछ देर बाद तुम दोनों वेन्यू पर पहुंच जाना। मैं मेरी बेबी को लेकर वहीं पहुंच रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम दोनों को बताने की ज़रूरत है कि तुम दोनों को आगे क्या करना है। दोनों ने हाँ में अपना सर हिलाया तो करण बाहर चला गया। तो सोम ने पीछे से धीरे से बोला, लगता ऐसा है जैसे सारे काम इसने खुद अकेले ही किए हैं। हम लोगों ने भी किए हैं, पर नहीं, हमेशा ये मिस्टर खड़ूस हमें कुछ न कुछ सुनाता रहता है। कल का सूरज नहीं देखोगे, परसों का सूरज नहीं देखोगे, ऐसा क्यों हो गया यार ये? आदर्श ने उसकी बातों पर सर हिलाया और बाहर जाते हुए कहा, मुझे लगता है अब हम दोनों को चलना चाहिए, वरना देर हुई तो ये खड़ूस फिर से अपनी असली अवतार में आ जाएगा। ये बोलकर आदर्श कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे सोम भी हो चल दिया। कुछ टाइम बाद इधर करण होटल से अपने घर आ चुका था। वो सबसे पहले अपने रूम में गया और उसने हॉट शावर लिया और अपने शरीर को अच्छे से साफ़ किया। फिर वो बाहर आया और चेंजिंग रूम में चला गया, कपड़े चेंज किया और ऊपर से ओवरकोट डाला। फिर वो बाहर आया और कुछ देर सारा के मासूम चेहरे को देखने लगा, जो सोते समय बिल्कुल किसी छोटे खरगोश की जैसे लग रही थी। उसने उसे अपने गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।